हेलो एवरीवन, वेलकम टू साथी एजुकेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने आईसी इंजन और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए। उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहला होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। और तीसरा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। चौथा होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और पांचवा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। बेटिक प्रोसेस। ठीक है, इतने सारे प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना है। बारी बारी से एक एक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जितना भी आईसी इंजन होता है सब थर्मोडायनेमिक साइकिल पे वर्क करता है। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़ने से पहले हम लोग को ये इन चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। तब इन चीजों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोबारिक प्रोसेस होता है क्या है? तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होता है हीट कांस्टेंट होता है। हीट कांस्टेंट होता है। ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों में हीट ही कांस्टेंट होता है। इंट्रोपी जो होता है हीट का ही फंक्शन होता है। ठीक है। और एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में पी भी पर पावर एन एक फॉर्मूला है जो कि कांस्टेंट होता है। ये लोग आप लोग जानिएगा, बाद में आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग जान लिए इतने सारे टोटल 6 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक साइकिल करके पढ़ेंगे। और साइकिल में जो हम लोग को पढ़ना है, मेन जो टॉपिक आज हम लोग को जो पढ़ना है थर्मोडायनेमिक साइकिल, उसमें हम लोग जानेंगे पहला कैरनॉट साइकिल, दूसरा ऑटो साइकिल, और तीसरा डीजल साइकिल। इस तीनों साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यही हम लोग का आज का ये इतना ही टॉपिक है स्टडी करने का। ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट जो है आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखेंगे P इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। जैसा कि हम लोग गैस इक्वेशन जानते ही हैं, PV इज इक्वल टू nRT। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये सब इक्वेशन आप लोग को बेसिक नॉलेज है। ठीक है। तो PV इज इक्वल टू nRT जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। N और R जो है ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पॉइंट
in this process pressure of gas is constant, but volume is directly proportional to टेम्परेचर। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एन जो है एन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। ठीक है, और ये जो है आइडियल गैस इक्वेशन है। यहीं से हम लोग सारे इसी इक्वेशन से सारा प्रोसेस का फॉर्मूला बनता है। ठीक, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू CT हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, T को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, V अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब प्रोसेस 1 से 2 के लिए V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये जो हुआ आइसोबारिक प्रोसेस का इक्वेशन हो गया। ये जो है चार्ल्स लॉ को ओबे करता है, इट ओबे चार्ल्स लॉ। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इसमें लिखेंगे इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, PV इज इक्वल टू M लिखिए या फिर N लिखिए, nRT में वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन दिस प्रोसेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ठीक, अब इस टेम्परेचर को इस साइड लाएंगे, P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन हुआ। अब प्रोसेस 1 से 2 के लिए 1 to 2 के लिए P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये जो हो गया, ये मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस का इक्वेशन हो गया। ये जो है ओबे करता है गैलुसिक लॉ को, इट ओबे गैलुसिक लॉ, इट ओबे लुसिक लॉ। ठीक है, 3 लॉ होता है, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन में, चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, गैलुसिक लॉ। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो गैलुसिक लॉ पे काम करता है। ठीक, अब तीसरा जो है हम लोग को तीसरा जो पढ़ना था उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे कि थर्मल, आइसोथर्मल, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो का मीनिंग हो गया कांस्टेंट, और थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। इस प्रोसेस में पढ़ेंगे, जब हम इस इक्वेशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा। ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स इज
ऑल्सो कांस्टेंट बिकॉज ये नंबर में होता है। टेम्परेचर को भी अगर कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा, टोटल टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ये क्या हो गया, प्रेशर जो है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। प्रोसेस 1 से 2 के लिए क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये जो है इट ओबे आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ये बॉयल्स लॉ को ओबे करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस ओबे बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ। और उस थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आइसोबारिक प्रोसेस पढ़े थे, वो चार्ल्स लॉ को ओबे करता है। इसमें हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इसके आगे लिख लेंगे इट ओबे चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो तीनों जो आइडियल गैस इक्वेशन का तीनों लॉ है, ये तीनों प्रोसेस में हम लोग समझ लिए। तीनों लॉ 3 प्रोसेस पे वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग चौथा प्रोसेस जो पढ़ेंगे उसका नाम है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस सबके बारे में शॉर्ट से हम लोग जानेंगे, क्योंकि इतना डिटेल्स में तो आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग को बेसिकली थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए इस प्रोसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जैसा कि नाम में लिखा है आइसेंट्रोपिक, यानी कि इंट्रोपी कांस्टेंट होगा। इंट्रोपी कांस्टेंट। अब इंट्रोपी तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको एस से डिनोट किया जाता है। ये जो होता है dQ/T होता है, यानी कि इंट्रोपी जो होता है हीट का फंक्शन होता है। तो एक तरह से इसमें हीट भी कांस्टेंट हुआ। एडियाबेटिक प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में इसका जो डिफिनीशन होगा, इसमें मतलब प्रोसेस के टाइम, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के टाइम हीट ना ही अंदर आता है और ना ही बाहर जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अ प्रोसेस in which the working substance neither receives nor gives out heat to its surrounding। ठीक है, during expansion and compression, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस यानी कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, तो उस टाइम हीट का ना ही इन होगा और ना ही आउट होगा, नाइदर इन और नॉर आउट ऑफ हीट from surrounding to system and vice versa। ठीक है, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में ना ही हीट का इंटर होगा और ना ही हीट बाहर जाएगा, यानी कि हीट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक, तो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला जो होता है, इस रिलेशन जो होता है, इट ओबे रिलेशन PV पर पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसमें P जो होता है प्रेशर होता है, V जो हुआ वॉल्यूम हुआ, और गामा ये जो हुआ इसको आप लोग एडियाबेटिक इंडेक्स, ये एडियाबेटिक इंडेक्स है। ये इसका वैल्यू जनरली एयर के लिए लिया जाता है
1.4। ठीक है, इसका वैल्यू वैसे डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, जैसे एयर तो डाई एटॉमिक है तो इसके लिए 1.4 होता है। मोनो एटॉमिक के लिए लिख देते हैं, आप लोग को जानना जरूरी है, 1.3 होता है। और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.6 होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग का जो यूज होगा 1.4 होगा। ठीक, इसके ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आइसेंट्रोपिक और एडियाबेटिक प्रोसेस सेम है, दोनों में हीट ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए, तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस 1 to 2 के लिए। प्रोसेस 1 से 2 में जाएंगे, जैसे कि PV पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, क्या होगा ये P1 V1 पर पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पर पावर गामा। ठीक है, अब P1 को एक साइड लाएंगे तो क्या होगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 पर पावर गामा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया आइसेंट्रोपिक का। चलिए, तो हम लोगों ने लगभग सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ लिया। अब एक लास्ट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बचा हुआ है जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है ये ऑबे करता है रिलेशन, इसमें लिखेंगे हम लोग इट ऑबे द रिलेशन PV पर पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसा कि हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़े थे PV पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पॉलीट्रॉपिक में PV पर पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जहाँ n जो है वेयर n इज इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, ये हम लोग जान गए। वेयर P इक्वल टू प्रेशर, V इक्वल टू वॉल्यूम, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग इसमें भी देख लेंगे प्रोसेस 1 से 2। ये प्रोसेस 1 से 2 हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम लोग को इक्वेशन बनाने में इजी हो। बाद में इक्वेशन हम लोग को बनाना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक साइकिल में, तो वो सब हम लोग अभी से ही सीख लेते हैं। PV पर पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो 1 से 2 के लिए P1 V1 पर पावर n इज इक्वल टू P2 V2 पर पावर n। ठीक है, अब इस V2 को इधर लाएंगे तो V1 अपॉन V2 पर पावर n इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। ठीक है, ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन हो गया। चलिए, दिख रहा है अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे PV और TS डायग्राम के बारे में। जितना भी हम लोग प्रोसेस पढ़े थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सबका PV और TS डायग्राम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझेंगे कि हर प्रोसेस का PV और TS डायग्राम क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का PV और TS डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले PV डायग्राम प्लॉट करेंगे। Y एक्सिस पे हो गया प्रेशर और X एक्सिस पे हो गया वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट चीज का ग्राफ कैसा होता है और जो कांस्टेंट नहीं होता है उसका ग्राफ कैसा होता है। जैसे कि इसमें आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसमें प्रेशर का ग्राफ कैसा होगा, तो यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो होगा इसका ग्राफ ये परपेंडिकुलर होगा प्रेशर के, और वॉल्यूम के पैरेलल होगा। ठीक है, वॉल्यूम के
पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए कि ये V1 है, ये V2 है, और यहाँ जो है P1 इक्वल टू P2 है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है। पहले इतना वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को पीवी डायग्राम ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। अब पढ़ेंगे टीएस डायग्राम के बारे में। टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब इंट्रोपी, और ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर तो है ही नहीं इसमें, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे इंट्रोपी है। तो अब हम लोग प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ कैसे इंडिकेट करेंगे? तो जैसे कि हम लोग प्रेशर कांस्टेंट पीवी डायग्राम में परपेंडिकुलर टू प्रेशर दिखाया है, तो इसमें टीएस डायग्राम में कर्व हो जाएगा। पहले हम लोग मान लीजिए स्टार्टिंग में T1 इतना है और एंट्रोपी इतना है, फाइनली इतना आया और एंट्रोपी इतना आया, T2 इतना। तो ये जो ग्राफ होगा कर्व होगा, कर्व। ठीक है, समझ में आ गया ग्राफ के बारे में। तो आइसोबारिक प्रोसेस का दोनों ग्राफ हम लोग पढ़ लिए। अब सेम लाइक दिस आइसोकोरिक का पढ़ेंगे। तो अब आप लोग खुद से ही ग्राफ बनाने का ट्राई कीजिएगा, जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम में। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ग्राफ जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम। ठीक है, परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम और पैरेलल टू प्रेशर। ठीक है, तो ये देख लीजिए P1 पे इतना वॉल्यूम है और P2 पे इतना वॉल्यूम है, और इसमें V1 इक्वल टू V2, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। सेम लाइक दिस इसका हम लोग टीएस डायग्राम देखेंगे, टीएस डायग्राम। तो इसमें तो है ही नहीं वॉल्यूम, तो इसमें इसका क्या होगा, कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्व। मान लीजिए स्टार्टिंग का जो प्रोसेस 1 का T1 S1 इतना है, फाइनल T1 और S1 T2 और S2 इतना है, इसका जो ग्राफ होगा कर्व होगा। ठीक है, ये हमारा था आइसोकोरिक का, आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ। ठीक है, अब सब ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। उसी में आप लोग को जैसे कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ बनाने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं बने तो आप इस वीडियो से देख लीजिएगा, हम बता देते हैं यहाँ। ठीक है, आइसोथर्मल का हम लोग देखते हैं पीवी डायग्राम में। तो इस आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पीवी डायग्राम में तो टेम्परेचर है ही नहीं। तो जब इसमें टेम्परेचर नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, दिख नहीं रहा है यहाँ पे आप लोग को, चलिए अब दिखाई देगा। यहाँ पे प्रोसेस 1 के लिए मान लीजिए प्रेशर कुछ है, और प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। प्रोसेस 2 के लिए प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। प्रोसेस 1 हुआ, प्रोसेस 2 होगा। प्रोसेस 1 से 2 के लिए जिसका ग्राफ होगा कर्व होगा, कर्व होगा, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी डायग्राम कर्व होगा। और यही टीएस डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो टीएस डायग्राम तो पता ही है, टीएस डायग्राम में टेम्परेचर आता है, तो उसमें हम लोग आसानी से प्लॉट कर सकते हैं इसका टीएस डायग्राम। ठीक है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर हो गया, एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी हो गया। तो टेम्परेचर यानी कि मान लीजिए प्रोसेस 1 से 2 के लिए S1 इतना है, S2 इतना है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो परपेंडिकुलर टू टेम्परेचर होगा और पैरेलल टू एंट्रोपी होगा। प्रोसेस 1 से 2, और इसका T1 इज इक्वल टू T2, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम तीनों प्रोसेस का ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिए, बाकी का ग्राफ आप लोग खुद से ड्रॉ कीजिएगा। आई होप आप लोग
को आ गया होगा ग्राफ प्लॉट करने। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे अगला टॉपिक हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। जितना भी बेसिक चीज हम लोग को पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग सोचे थे कि आज थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़ेंगे, बट उसके भी इतना ना टाइम लग गया कि आई थिंक ये वीडियो लंबा हो गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग इतना पढ़ लीजिए। ये आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साइकिल पढ़ने में, ठीक है। जितना भी पढ़ाए हैं सब इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो, और जल्द ही नया वीडियो लाएंगे। थैंक यू।